Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिल सकती है, किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, तो आप उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक सिस्टर की स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिन्होंने अपने सब्र की कहानी हमारे साथ शेयर की और कहती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहीम पढ़ने से उनकी ज़िंदगी में जो आसानियाँ आई और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी लाई वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और मुल्तान से हमें लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरी मोमानी लंदन से पाकिस्तान आई और इस बार मोमानी की तबीयत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव मौजूद था। मोमानी बहुत ज़्यादा नरम तबीयत की हो चुकी थी और सबके साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रही थी। इसके पीछे वजह ये थी कि वो चाहती थी कि उनके बेटे के साथ मेरा रिश्ता हो जाए और वो अपने आप से और अपने इस इखलाक से सबको इम्प्रेस कर रही थी। आप ही मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा सादे लोग थे और बहुत जल्दी उनके प्यार में आ गए और अब्बू ने मेरे रिश्ते से इनकार भी नहीं किया। जब मोमानी और मामू ने मेरा रिश्ता मांगा तो उन्होंने बाहर की वजह से कि बाहर जाके हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, जैसे कि इन लोगों ने बताया था कि वहाँ पे इनका बहुत अच्छा स्टेब्लिश बिज़नेस है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम होती है, जिसकी वजह से इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। और इस बार जो ये दिखावा कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। आप ही उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि ये इनका दिखावा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी चीज़ों की नुमाइश करना स्टार्ट की, यानी कि वो सारे गिफ्ट जो वो पूरे ख़ानदान के लिए लेकर आए थे उन्हें दिए, उसके बाद सब लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया और हमारी मंगनी काफ़ी धूमधाम से हो गई। अब आप ही इन्होंने 1 से 2 दिन के बाद निकाह की सेरेमनी रखी और निकाह करके मेरे पेपर्स ले गई ताकि मेरे प्रॉपर पेपर्स बन सकें और मैं भी रुखसत होकर इनके पास जा सकूं। 3 महीने के बाद इन्होंने रुखसती रखी ताकि हमारी रुखसती के बाद वहाँ पे सेटल हो सके। अब आप ही 3 महीने गुजर चुके थे, शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी और मेरी रुखसती का भी टाइम आ चुका था। अब मोमानी बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। मोमानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स तो पहले दे ही चुकी थी, लेकिन इस बार भी मोमानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आई थी, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान में सब लोग कर रहे थे कि बहुत अच्छा नसीब है बच्ची का, बहुत अच्छी जगह पे जा रही है, अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा खुश रखे। सब लोग बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाओं के साथ मुझे रुखसत कर रहे थे। अभी मैं रुखसती के अगले ही दिन बाहर आ गई और इधर मुझे एक अपार्टमेंट में रहना पड़ा, क्योंकि जिस तरह मैं सोच रही थी कि ये वहाँ पर किसी बड़े से घर में रहते होंगे, वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें ये 4 लोग यानी कि मामू मामी और इनका एक बेटा और एक बेटी रहा करते थे। बेटा इंतहाई बदतमीज़ किस्म का था, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट डे ही उसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी। इनफैक्ट उसने उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जो पाकिस्तान में इनके साथ हुई, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में रसूमात की जाती हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मजाक किया जाता है, जिस तरह कज़न्स वगैरह मेरी मजाक कर रही थी और मेरी सिस्टर वगैरह ने जो रस्में की उनके ऊपर इन्होंने मुझे बहुत ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फर्स्ट डे मेरी इंसल्ट की, जिसकी वजह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा रोने लग गई। इस पे मोमानी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, वक्त के साथ साथ एक दूसरे को समझ जाओगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। मामू मेरे बहुत ज़्यादा सादा तबीयत थे, कम गो थे और बहुत ही कम घर के मामलात में दखलंदाजी किया करते थे, लेकिन मैं हमेशा अपने मामू की तरफ देखती थी कि शायद वो मुझे सपोर्ट करे या मेरी साइड ले, लेकिन मामू की तो ज़रूरत ही नहीं होती थी कि वो कुछ बोल सकते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि घर वालों को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी और मोमानी ने फ़ोन करके सबको ये बता दिया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इसलिए 1 से 2 दिन तक हम आपको कांटेक्ट करते हैं।
आप ही घर वाले भी शायद परेशान हो रहे थे कि वलीमा करेंगे या नहीं करेंगे और कब करेंगे, ये सब बातें अभी उनके साथ डिस्कस नहीं की थी। यहाँ पे आते सार ही मोमानी ने कह दिया कि 1 महीने के बाद हम वलीमे की सेरेमनी करेंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। आप ही यहाँ पे आके मुझे जो माहौल फेस करना पड़ा वो नाकाबिले बयान था। एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें एक कमरा था, उसका भी एक सोफ़ा मेरे नसीब में आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड थे। बहुत बुरा मेरे साथ उन्होंने रवैया रखा। मैं सिर्फ़ एक सोफ़े पे सोया करती थी और सुबह उठ के मैं ये सारे घर के काम वगैरह किया करती थी। मोमानी भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी, बहुत ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया था और मेरे घर वालों से भी मुझे बात नहीं करने दी जाती थी। जब भी उन्हें फ़ोन कॉल करनी हो, ये मुझे फ़ोन मिला के देते थे और मैं सिर्फ़ अपना हाल चाल बताया करती थी। अम्मी अक्सर मुझसे पूछती थी कि कैसा तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे गुज़र रही है। आप ही मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि अम्मी यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू वहाँ पे परेशान हों। मेरी सिस्टर जब मुझे कॉल करती थी और मुझसे बात करना चाहती थी तो ये लोग कह देते थे वो सो रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ मसरूफ़ है, वो हस्बैंड के साथ आउटिंग पे गई हुई है, और डिफरेंट किस्म के बहाने करके ये लोग टाल दिया करते थे। कभी कभी मेरी बात करवा भी दिया करते थे ताकि उन्हें शक ना हो, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता था कि मैं उन्हें सच बिल्कुल ना बताऊं। अक्सर मुझे बहुत सारी झूठी कहानियां बताई जाती थी कि उनके साथ शेयर करूं ताकि उन लोगों को किसी भी किस्म का शक ना हो। आप ही मेरी मोमानी बहुत ज़्यादा अजीब रवैया इख्तियार कर चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती थी। इनफैक्ट मेरे मियाँ सारा दिन घर में पड़े सोए रहते थे और किसी काम पे भी नहीं जाते थे। मेरी मोमानी एक जगह जॉब किया करती थी और अब वो भी उस जॉब को छोड़ना चाहती थी और मुझे फ़ोर्स करती थी कि मैं उनकी जगह पे काम करूं। इनफैक्ट उन्होंने मेरी सीवी कई जगह पे दी भी थी ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके और घर का खर्चा मैनेज हो सके। आप ही ये लोग हर लिहाज से झूठ बोल के मेरा रिश्ता लेकर आए थे ताकि यहाँ पे मुझे अच्छी जॉब करवा के ये इनकम हासिल कर सकें और इनके घर का गुजारा हो सके, क्योंकि मेरी स्टडी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। आप ही अब मैं अपनी जॉब पे जाया करती थी, लेकिन जॉब पे मैं आसानी के साथ नहीं जाया करती थी, क्योंकि एक तो मैं ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा टेंस थी और दूसरा ये कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया करते थे। कभी कभी मेरे लिबास पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, कभी कभी मुझ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखा करते थे। इनफैक्ट जब मैं अपना काम कर रही होती थी तो मेरा हस्बैंड मेरे काम के दौरान आके मेरी छोटी छोटी चीज़ों को पिन पॉइंट किया करता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी किया करता था कि अगर तुमने अपने पीछे किसी को कॉल की या किसी से बात की तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। उन्हें तुमसे बात करने का मौका तो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है तुम अपनी जान से भी जाओ। आप ही मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थी और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया हुआ था। हमारे बॉस की अम्मी भी कभी कभी ऑफिस आया करती थी और सबके हाल चाल सबकी खैरियत मालूम किया करती थी। एक दिन आप ही हमारे बॉस की अम्मी आई तो उनका पाँव मुड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे बॉस अकेले थे जिसकी वजह से वो अपनी अम्मी का इतना ख्याल नहीं रख पाते थे। आंटी जब ऑफिस आई और उनका पाँव मुड़ा तो मैंने उनके पाँव के ऊपर दवाई लगाई और उनके पाँव को काफ़ी ज़्यादा मसाज भी किया, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी हुई थी। अब मैं उनका पता करने के लिए उनके घर जाना चाहती थी। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और उनके घर क्यों जो कि ऑफिस के पास ही मौजूद था, मैं उनका पता करने के लिए जब घर गई तो आंटी काफ़ी बुरी कंडीशन में वहाँ मौजूद थी। यानी कि आंटी बेचारी अपनी सेहत की वजह से अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे और पाँव भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। मैंने उनकी काफ़ी केयर की और उनके बालों को ब्रश करके उनके बाल भी बांधे और उनके पाँव भी साफ़ कर दिए पानी के साथ। आप भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी और मैं जब अपने घर आ रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील हुआ जैसे मैं अपनी अम्मी से मिलकर आई हूँ। आप यहाँ परदेश में मेरा दुख दर्द समझने वाला या मेरा एहसास करने वाली एक यही खातून थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। मुझे अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अब मैं जब अपने
घर आई तो मैंने मोमानी से कहा कि मुझे अम्मी से बात करनी है। इस पे मोमानी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और मुझे कामों पे लगा दिया कि खाना बनाओ, अभी किचन में इतने ज़्यादा बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी धोने हैं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैंने सारे काम किए। मेरे मियाँ भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं बुलाते थे, ना ही मेरी मोमानी मेरे साथ अच्छा रवैया रखे हुए थी। और तो और मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था कि मैं अपने दिल की बात भी सवाए अल्लाह ताला के किसी से नहीं कर सकती थी। आप ही मैं वहाँ पे पूरे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करती थी, लेकिन कभी-कभी मेरी नमाज़ रह जाया करती थी। शादी के 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी तक वैसी की वैसी ही थी जैसी मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से आई थी। आप ही मुझे अपना मुल्क भी बहुत ज़्यादा याद आता था और मुझे अपने घर वाले भी बहुत ज़्यादा याद आते थे। उनसे कभी-कभी बात हो जाया करती थी, वो भी घर वालों के सामने, ताकि मैं उन्हें कोई अपने हालात के बारे में ना बता दूँ। आप ही यहाँ पे मुश्किल तब हुई जब मेरी सिस्टर ने कॉल की और उन्होंने कहा कि वो और उनका हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आएंगे अगले महीने। आप ही ये बात सुन के मेरी मुमानी के तो होश ही खता हो गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब वो लोग इधर आएंगे और इसके हालात देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इस पे आप ही उन्होंने मेरी सिस्टर के साथ लड़ाई करवाने की कोशिश की। इनफैक्ट जब मेरी सिस्टर मुझे कॉल करती तो भी मेरी सिस्टर से बात नहीं करने देते और मुझे प्रेशराइज़ करते कि अपनी सिस्टर के साथ बदतमीज़ी करो ताकि वो तुम्हारे पास ना आ सकें। लेकिन आप ही अब मैं तो अपने बहन भाइयों से मिलने को काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी और काफ़ी ज़्यादा दिल ही दिल में सोचती थी किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। ये बहुत अजीब सा वक्त था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेहत भी खो रही थी और अपनी मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी। मोमानी मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रखती थी। इनफैक्ट कभी-कभी तो मुझे मारा भी करती थी। कभी कपड़े सही ना धुलने पे और कभी इस्त्री सही ना करने पे और डिफरेंट किस्म की बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रेशराइज़ भी किया करती थी और बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया करती थी। मैं मामू को अक्सर कहा करती थी कि मामू मुझे इस अज़ाब से निकालें, मुझे कहाँ पे आपने ला के फँसा दिया है। मामू कुछ भी नहीं कहते थे, वो कहते थे मैं खुद भी सिर्फ गुजारा ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। आप ही मामू भी उनके साथ के ही थे, वो इन्हीं की साइड लिया करते थे क्योंकि वो अपना भी बेचारे गुजारा ही कर रहे थे। मेरी जो कज़न थी वो भी मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं किया करती थी और हस्बैंड वाइफ वाली तो कोई बात ही नहीं थी हमारे में। आप ही वो अपने काम में कभी मसरूफ़ रहते और कभी ही मुझे निगलेक्ट करते। इनफैक्ट उनकी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स भी थी जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। मुझ में तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही किया करते थे और डिफरेंट किस्म की बातें करके मेरा दिल दुखाया करते थे। जहाँ पे देखते थे कि मैं थोड़ा स्टेबल होने लगी हूँ, वहीं पे मुझ पे कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से मैं खुद को बचाने की कोशिश किया करती थी। इनफैक्ट इनकी सिस्टर के हस्बैंड के साथ भी इन्होंने कई दफ़ा मुझे अटैच करने की कोशिश की। लेकिन आप ही मैं एक अच्छे घर की तरबियत याफ्ता लड़की थी और ना ही मेरी कोई सोच ऐसी थी और ना ही कभी हमने ऐसे काम किए थे। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के उस इंसान के साथ मुझे अटैच करना चाहा क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा इंसान था और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड बिहेवियर के साथ वो हम लोगों से मिला करता था। और अक्सर व बेशतर जब वो देखता था कि मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं तो वो मेरी साइड लिया करता था, जिस पे ये लोग उसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया करते थे कि तुम्हें क्या वजह है, तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, जिसकी वजह से वो भी अक्सर शर्मिंदा हो जाया करता था। आप ही मैं ऑफिस जाती और ऑफिस में काम करने के दौरान भी अक्सर मेरे हस्बैंड आ जाते थे। एक दिन आप ही मैं बॉस की अम्मी का पता करने के लिए जब उनके घर गई तो पीछे से मेरे हस्बैंड आए और जब उन्होंने मुझे ऑफिस में नहीं पाया तो उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे बहुत बुरी सुनाई। मैंने उन्हें कहा कि मैं बॉस की अम्मी का पता करने उनके घर में हूँ, तो उस पे उन्होंने कहा कि तुम बॉस को एंटरटेन करती हो। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरे बॉस ऑफिस में मौजूद थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। बस आप ही मैं यही कहूँगी कि मैं अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ याद किया करती थी और रातों को उठ उठ कर अस्तगफार भी पढ़ा करती थी, दरूद इब्राहिम पढ़ के भी अपने लिए बेहतरी चाहती थी। जब ऑफिस में मेरे बॉस ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा
शौक हुए कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इस पे उन्होंने 2 से 3 दिन के बाद मुझ पे बात की, मेरे साथ इस टॉपिक पे बात की। लेकिन अभी ये साहब यानी कि मेरे हस्बैंड बॉस के घर आए और मुझे वहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद मुझे घर लेके गए और घर जाके इन्होंने आप ही मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई और मेरे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा निशानात भी आ गए। इनफैक्ट मेरे फेस के ऊपर भी एक नील पड़ चुका था, जिसकी वजह से आप ही मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं जा सकी। 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस गई तो वो फेड तो हो चुका था नील जो मेरे फेस के ऊपर मौजूद था। लेकिन बॉस ने जब देखा तो उसने मुझसे सारी कहानी पूछी कि ये क्या वजह है और तुम क्यों ऐसे इंसान के साथ गुजारा कर रही हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देता और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जो ये इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम ऐसी क्यों शादी बनी हुई हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। ये सारी बातें बॉस मुझे बता रहे थे। बॉस चाहते थे कि मैं इसके जो जुल्म है इसे निजात हासिल करूं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, जिस पे बॉस ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैं पानी का गिलास पी रही थी और अपनी सारी कहानी इनके साथ बयान कर रही थी। आप ही ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा कि तुम अपने घर वालों को बुलाओ ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। ये इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम इनकी खिदमतें भी कर रही हो, इन्हें पैसा भी कमा कर दे रही हो और इनकी बातें भी सुन रही हो। अपना हशर देखो क्या किया हुआ है तुमने। और सबसे ज़्यादा तुम्हें ये जो मारा गया है इसके ऊपर तो इनके ऊपर पुलिस केस होता है। लेकिन आप ही मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने बॉस की मिन्नतें की कि नहीं आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मेरे लिए मुसीबत का बाइस बने, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ नहीं हैं और कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँगी। इस पे बॉस ने मुझे कहा कि वो सारा मामला खुद देख लेंगे। लेकिन आप ही मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से रोका कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ही मैं घर गई और घर जाके मैंने अपने आप को बहुत समझाया। अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई तसल्ली मिल चुकी है। ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने एक मेहरबान इंसान मुझे गैर मुल्क में अता किया। आप ही इंसान के आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई और मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से मुझे जल्द अज जल्द निकाल दे। आप ही फिर मैं जब नेक्स्ट डे ऑफिस गई तो बॉस ने मुझे सारा चीज़ें और सारा प्रोसीजर समझाया कि मुझे क्या करना है। आप ही मुझे एक सहारा मिल गया था जो मुझे इस मुसीबत से निकाल रहा था। मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी और अस्तगफार और दुरूद इब्राहिम की तस्बीह करके अपने लिए दुआ भी किया करती थी कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से मुझे निकाल दे। आप ही उन्होंने वहाँ पे एक पुलिस कंप्लेन करवाई जो कि मैंने की थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली और उन्होंने आके मेरी सास को और मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट किया और इन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट भी दी, जिसकी वजह से आप ही मैंने डिवोर्स भी ले ली। डिवोर्स लेने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इजी फील कर रही थी। काफ़ी अरसा लगा आप ही सारे प्रोसीजर में और अल्लाह का ये शुक्र था कि बैरून मुल्क में अल्लाह ताला ने मुझे जो फ़रिश्ता अता किया था वो अल्लाह ताला का करम ये था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए। आप ही मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और अपने घर वालों को अपने सारे हालात से वाकिफ़ किया। इस बात को सुनते ही मेरे अब्बू पाकिस्तान से यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मेरे बॉस ने सारी वाक़यात और सारी चीज़ें मेरे अब्बू को बताई। अब्बू ये सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि अब्बू इस चीज़ को संभाल गए, क्योंकि मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट थे और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते थे और ना ही हमारे कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे वालिद ज़्यादा फ़ौरन आ सके। अब्बू बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए थे। इनफैक्ट मेरे बॉस ने ही सारा निज़ाम देखा और सारी चीज़ें देखी। आप ही मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे एक फ़रिश्ता अता किया जिसने मुझे इस सारी मुश्किल हालात से निकाला। बॉस की उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बॉस की अम्मी ने जब अब्बू से मेरा रिश्ता मांगा तो अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे चीज़ से गुज़रा हूँ जो नाकाबिले बयान है कि मेरी बेटी को मेरे रिश्तेदार यहाँ पे लाए और उनके साथ इतना जुल्म किया और उसके बावजूद भी मैं कुछ ना कर सका। लेकिन अब्बू इन लोगों की अच्छाई देख के इनको इनकार नहीं कर सके और अब्बू ने अल्लाह ताला के सपुर्द करके मेरा निकाह इनके साथ कर दिया। आप ही ये बहुत अच्छे
लोग हैं। बस अल्लाह ताला से मैंने जो दुआएं की थी वो अल्लाह ताला ने सुन ली, और अल्लाह ताला ने मुझे उन जालिम लोगों से निजात दी जो कि आज अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अजियतें दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। इनफैक्ट मेरी सारी सैलरी भी ये लोग खुद रख लिया करते थे। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं अब इस मुश्किल वक्त से और इस मुश्किल दौर से गुज़र चुकी हूँ। बस अल्लाह ताला ने मुझे जो सब्र दिया था और जो अपने ये ज़िक्र की ताकत दी हुई थी आप ही, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाला। आज मेरे बॉस के साथ शादी शुदा ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल करती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और मैं भी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। आंटी की कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ़ एक ही बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ रहते थे, क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत अच्छा बिज़नेस था जो कि इन्हीं को देखना पड़ता था। आप ही अब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनफैक्ट अम्मी और अब्बू भी 2 दफ़ा यहाँ पे विज़िट करके गए हैं। मेरे बहन भाई भी जब भी आते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी। आप ही मैंने बहुत बुरा वक्त देखा था, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे उस मुश्किल वक्त से निकाला और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी दी। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरी अता करे और मेरी ज़िंदगी में और भी आसानी लाए। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला ने मुझे अगले महीने खुशखबरी देनी है। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में आसानी लेकर आए। मैं आपकी वीडियोस देखती थी और चाहती थी अपनी ये स्टोरी शेयर करना। आप मेरी स्टोरी ज़रूर लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि आंखें बंद करके लोगों पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। बाहर आके ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जैसा भी है, जैसे भी हालात है, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ये बाहर के मुल्कों में आपकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सिस्टर, आपने सही कहा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और आँख हो जल पहाड़ हो जल। जब हमने कोई चीज़ पहले से देखी नहीं होती उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, और ना ही आंखें बंद करके अपनी बेटियों को उनके हवाले कर देना चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट भी थी सब लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे माँ बाप जो होते हैं अपनी औलाद के वारिस होते हैं। हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हर तरह से देखभाल कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अल्लाह ताला के सुपुर्द करके फिर ही कोई रिश्ता करना चाहिए। चाहे अपने हों, चाहे पराए हों, चाहे पाकिस्तान में रहते हों या चाहे आउट ऑफ कंट्री में रहते हों। लोग हर जगह हर तरह के होते हैं, लेकिन बस अपने अपने नसीब की बात होती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपको आसानी दी, आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए, आपको अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा, इसी तरह अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे, और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।